नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। साथियों, सोयाबीन की सफलतम उत्पादन लेने के लिए जून माह के तीसरे सप्ताह से लेकर जुलाई माह के पहले सप्ताह तक का जो समय है वो सबसे उपयुक्त माना गया है। लेकिन इस साल की स्थिति ये देखी जा रही कि अभी तक सोयाबीन की खेती किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में मानसून का आगमन नहीं हुआ है और जो भी समाचार प्राप्त हुए हैं उससे ये आसार दिख रहे हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जून महीने के अंतिम दिनों में या जुलाई महीने के पहले सप्ताह में मानसून का आगमन हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसी बारे में हम लोग आज के साप्ताहिक सप्ताह में चर्चा करेंगे। साथियों, जब भी आप सोयाबीन की बोनी करना चाहोगे, हो सकता है कि आपके क्षेत्र में मानसून आ जाए, तो ये जरूर ध्यान में रखें कि कम से कम 100 मिलीमीटर वर्षा जब हो तभी आप बोनी करें। और ये जो स्थिति देखी जा रही है, अल नीनो के बारे में आपने सुना होगा, तो ये ऐसी स्थिति में आप लोग ये जरूर ध्यान में रखें कि बोनी करते हुए नमी संरक्षण जितनी पद्धतियां हैं, जैसे कि बीबीएफ पद्धति से बोनी, रिज फरो पद्धति से बोनी या रेज बेड पद्धति से बोनी करें, ताकि इसकी जो सूखे या अतिवृष्टि की जो संभावित परिस्थितियां बन जाती है उससे हमारी फसल को ज्यादा नुकसान नहीं हो। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान में रखें कि पहली बात कि 100 मिलीमीटर वर्षा हो तभी आप बोनी करें। और इस समय पे आप अपने स्क्रीन पे सोयाबीन की क्षेत्रों में अनुशंसित प्रजाति है किस्में, उसकी जानकारी आप देख रहे हैं, उनको बोने का समय भी आप देख रहे हैं, बीज दर क्या होना चाहिए देख रहे हैं। साथियों, प्रत्येक वर्ष एक ही किस्म की खेती करने के बजाय हम आपको सलाह देते कि 2 या 3 किस्मों की खेती करें जो कि अलग अलग समय में पकने वाली हो, जिससे कि विपरीत परिस्थितियां मौसम की उसमें हमें फसल बचाने में सहायता मिलेगी। साथियों, सोयाबीन की खेती में अंतर्वर्ती फसलों का भी बहुत लाभ देखा गया है। महाराष्ट्र जैसे राज्य है, वहाँ पे सोयाबीन के साथ में तुअर की फसल या अरहर की फसल लोकप्रिय है। और ऐसी स्थिति में देखे जाते हैं कि जहाँ पे सोयाबीन की कटाई के बाद में दूसरी फसल लेते हैं, वहाँ पे आप अरहर की फसल के साथ में सोयाबीन को अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं। और जहाँ पे सोयाबीन के कटाई के बाद में दूसरी रबी की फसल लेनी है, तो ऐसे खेतों में ऐसी अंतर्वर्ती फसल होनी चाहिए जो कि सोयाबीन के साथ साथ कटे। तो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ऐसी फसल आप ले सकते हैं। सोयाबीन को जो फल बाग जो रहते हैं उसमें भी अंतर्वर्ती फसल के रूप में आप खेती कर सकते हैं। अब बात करेंगे बीज की। आप हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी आप बीज अपनाते हैं उसका अच्छी गुणवत्ता वाला बीज अपने पास हो। अच्छी गुणवत्ता का मतलब न्यूनतम 70% अंकुरण क्षमता उसमें हो। अगली बात करेंगे पोषण प्रबंधन की। जैसे कि अन्य फसलों की तरह सोयाबीन को भी पोषण प्रबंधन की आवश्यकता होती है और उसके लिए जो अनुशंसित खाद की मात्रा है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बनिक खाद, जिसमें कि गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, मुर्गी की खाद है या फार्म मैन्योर है। वो सब आप इस समय पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसको सप्लीमेंट करने के लिए बोनी के समय पे उर्वरकों की मात्रा भी डालना चाहिए और इसकी आवश्यकता है 25, 60, 40, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर। चूंकि तिलहनी फसल होने के कारण सल्फर इसमें आवश्यक होती है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो अनुशंसित पोषक तत्वों की मात्रा या उसके सोर्स है, इसकी जानकारी आप दे रहे हैं। इसको अनुसार आप अपने खेत में उर्वरकों का प्रयोग करें। अगली बात है कि जब आप सोयाबीन की बोनी करते हैं तो कतारों की दूरी या बीज दर क्या होना चाहिए। आपको बताना चाहते हैं कि जब आप कम समय में पकने वाली या मध्यम समय में पकने वाली सोयाबीन की किस्म लेते हैं, ऐसी स्थिति में कतारों की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखें। जहाँ पे 100 दिन से अधिक दिन में पकने वाली वैरायटी आप लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप 45 सेंटीमीटर की दूरी पे रखें और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं। ये भी आप ध्यान में रखें कि जब आप कम समय में पकने वाली वैरायटी लगाते हैं, तो चूंकि कतारों की दूरी कम होती है, तो बीज दर आपको इसमें ज्यादा डालना पड़ेगा। तो कम समय में या मध्यम समय में पकने वाली किस्में है, जैसे कि NRC 150 है, JS 2212 है, GS की 23-3 है, ऐसी किस्मों में बीज दर जो इसका रहेगा 80 से 90 किलोग्राम होना चाहिए। जबकि जो अधिक समय में पकने वाली किस्में है, जिसको कि आप 45 सेंटीमीटर की दूरी पे बोओगे, उसमें 65 से 70 किलोग्राम बीज दर होना चाहिए।
अल नीनो की स्थिति के बारे में आप सुन रहे हैं, इस साल बारिश का अनुमान क्या होगा, और वैसे भी आपको प्रतीत हो रहा है कि इस साल समय पे बारिश नहीं आई है, मानसून भी नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में फसल में होने वाले विपरीत जो स्थिति के कारण होने वाले नुकसान से हमारी फसल को बचाने के लिए आपको सलाह है कि बोनी की पद्धतियां जो इस समय पे आपको बताया जा रहा है कि बीबीएफ पद्धति, जिसमें क्या होता है कि निश्चित कतारों के बाद में नालियां बनते हुए चलती है, तो इसको बीबीएफ पद्धति कहते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर रीच फॉरो पद्धति का उपयोग कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है कि हर एक कतार के बाद में एक नाली बनती है। या फिर एक तीसरा तरीका है रेज बेड पद्धति वाला, 2 कतारों के बाद में एक नाली बनती है। ये इनसे क्या होता है कि नाली बनने के कारण जो अतिरिक्त वर्षा होती है या अतिवृष्टि होती है, तो हम नाली को खोल देते हैं तो जल भराव की स्थिति नहीं रहेगी। या अगर कम वर्षा होती है तो नाली में पानी जमा होता है, जल संचय अंदर तक जाता है, हमारी फसल को सूखे के बचाने में काम में आ जाएगा। बात करेंगे जब हम बोनी के समय पे हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजोपचार जरूर करना चाहिए। हम आपको कई बार बताते हैं कि बीजोपचार का जो तरीका है FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम और PSB कल्चर वाला जो FIR फार्मूला है। अब जो है बीजोपचार करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं कि एक तो क्या है कि फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से बीजोपचार करें, और इसके लिए इस समय पे आप जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं जो तालिका है, तालिका में आप देख रहे हैं कि अनुशंसित जो रसायन है उसकी सूची आपको दिखाई दे रही है। उसमें एक आपको रसायन मिल रहा है एजोक्सिस्ट्रोबिन, थायोफेनेट मिथाइल और थायोमिथाक्सम, 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा इसमें जो लग सकती है। इसके अलावा बाकी जो दिख रहे हैं जो आपको कॉम्बिनेशन वाले नहीं है, तो इसमें बाकी इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको फफूंदनाशक एक लेना है, और उसके बाद में सबसे नीचे में आप 2 कीटनाशक आपको दिखाई दे रहे हैं, थायोमिथाक्सम या इमिडाक्लोप्रिड, इनमें से कोई एक लेके बीजोपचार करना है। और उसके बाद में जो आपका जो जैविक कल्चर है, राइजोबियम या PSB कल्चर या कंसोर्शिया है, उससे आप बीजोपचार कर सकते हैं। बोनी के तुरंत बाद हमारा जो कार्य होता है खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय, आज की साप्ताहिक सलाह में बात करेंगे। 2 जो खरपतवार नाशकों का जो वर्ग है, जिसमें कि पहला कहते हैं PPI, मतलब बोनी के पहले उपयोग में आने वाले। तो इसमें 2 रसायन आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत है कि इसको जमीन पे छिड़काव करने के बाद में जमीन को अलग से मिलाने की जरूरत होती है, जिसमें कि कल्टीवेटर चलाना पड़ता है। तो ये एक आपको ध्यान में रखना है। या फिर दूसरा तरीका है प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड, बोनी के तुरंत बाद यानी 72 घंटे के अंदर अंदर उपयोगी जो खरपतवार नाशक है, जो केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा अनुशंसित किए गए हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, कोई भी अगर आप लेते हैं, इसको छिड़काव करने के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा जरूर ले, यानी कि नैपसैक स्प्रेयर जो पीठ पे रख के हम चलाते हैं, उसको अगर उपयोग करते हैं तो 450 से 500 लीटर प्रति हेक्टर, या फिर जो पावर स्प्रेयर होता है उसको उपयोग करने से आप 120 से लेके 150 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से आप पानी का उपयोग करें, तभी आप जो खरपतवार नाशक का सफल नियंत्रण कर पाएंगे। तो साथियों, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।